हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेक्शन को करते समय, सिलेक्शन के कंसेप्ट को हर्ड में लगाते समय कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इस बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने हर्ड में लाइव स्टॉक पर कई प्रकार के ट्रेड्स के ऊपर हम जनरली सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन वैरायटी ऑफ ट्रेड्स पर किए जाते हैं, जैसे डेयरी कैटल में मिल्क प्रोडक्शन पर, पिग के केस में लिटर साइज के ऊपर हम जनरली सिलेक्शन करते हैं। शिप की बात करें तो शिप में वूल प्रोडक्शन में सिलेक्शन करते हैं। पोल्ट्री में हम एग प्रोडक्शन के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि हमें सिलेक्शन सिर्फ ऐसे ट्रेड के ऊपर करनी चाहिए जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हर एक ट्रेड के ऊपर जो सिलेक्शन का इम्पैक्ट होगा वह कम होता जाएगा। और सिलेक्शन जो है वह एक सिंपल टास्क नहीं है। सिलेक्शन इज आल्सो नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। तो सिंपल टास्क ना होने की वजह से जनरली हम कई बार सिलेक्शन करते हैं, लेकिन हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है सिलेक्शन के बाद। इस तरीके की दिक्कतें जनरली हर्ड में आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन कितने प्रकार के होते हैं जब भी हम सिलेक्शन करते हैं। तो मेनली कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस और दूसरा ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस की। तो हम जेनेटिक कॉम्प्लिकेशन में कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, हेरिटेबिलिटी, रिग्रेशन टू मीन, टाइप ऑफ जीन एक्शन, कोरिलेशन ऑफ ट्रेट्स, इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। ये कुछ एक जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस है। इन कंसेप्ट की वजह से, इन कंसेप्ट में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो कि हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस सिलेक्शन में आते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि मोस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स एंड आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। तो जितने भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ट्रेट होते हैं वो कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट के द्वारा भी कंट्रोल्ड होते हैं। और जब इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं तो इन्वायरमेंट इस प्रकार की ट्रेट को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की वजह से जो पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स ज़्यादा बेहतर दिख सकते हैं या फिर पुअर दिख सकते हैं इन्वायरमेंट की वजह से। दिस इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक इन सिलेक्शन। अब यह जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर आते हैं, पॉपुलेशन में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट आते हैं, इसकी वजह से सिलेक्शन में मिस्टेक हो सकता है। वो हम देखेंगे किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि हम जनरली जो सिलेक्शन करते हैं वो फिनोटाइप को देखकर करते हैं और फिनोटाइप को इन्वायरमेंट अल्टर कर सकता है। तो यदि कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो कि हमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है और वह अच्छा परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट की वजह से है और हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो हम मान कर चले थे कि इसका फिनोटाइप अच्छा है तो इसका जेनेटिक मेकअप भी अच्छा होगा, वहां पर इन्वायरमेंट हमें मिस्टेक करने के लिए मजबूर करेगा। आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा है। हाउएवर दिस इफेक्ट कुड बी ओवरकम by keeping the stock under selection in a standard and suitable environment। तो इस तरीके की गलतियां ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉपुलेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स है सभी इंडिविजुअल को एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट में, कहने का तात्पर्य है कि सबको एक जैसा इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट की वजह से कोई
पॉपुलेशन का कोई एक इंडिविजुअल ऐसा ना हो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो और कुछ इंडिविजुअल ऐसे ना हो जो इन्वायरमेंट की वजह से पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो इस वजह से जब हमें सिलेक्शन करना होता है तो जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल्स होता है जिनमें से हमें सिलेक्शन करना होता है, उन सभी इंडिविजुअल्स को हमें एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। अब दूसरा जो यहाँ पर हेडिंग है वह है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो देखेंगे सबसे पहले जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ब्रीफली देखेंगे कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं। तो जीनोटाइप इज एनिमल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनिमल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसे हम जनरली जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप जो बनता है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की वजह से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेट जब कंट्रोल्ड होता है तो उसमें उसका जेनेटिक मेकअप और साथ ही साथ इन्वायरमेंट दोनों का मिला जुला इन्फ्लुएंस होता है हर ट्रेट के ऊपर। तो यह कोई किसी ट्रेट का जो फिनोटाइप आता है उसमें जीनोटाइप और इन्वायरमेंट इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से आता है। इस वजह से हेंस फिनोटाइप अफेक्ट सिलेक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो वो फिनोटाइप की बेसिस पर करते हैं। हम जब हर्ड में किसी चीज को देखकर सिलेक्शन करते हैं तो वह एनिमल्स के फिनोटाइप को देखते हैं। सिलेक्शन इज डन फॉर जीनोटाइप। हम देखते फिनोटाइप है लेकिन हम मानकर यह चलते हैं कि इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप अच्छा होगा और इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो बेहतर निकल कर आएंगे, प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग के परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। हम फिनोटाइप को देखकर सिलेक्शन करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि फिनोटाइप अच्छा है तो इसका जीनोटाइप भी अच्छा होगा और नेक्स्ट जनरेशन यदि हम इस एनिमल को सेलेक्ट करें तो नेक्स्ट जनरेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बट सेल्डम इट कुड बी एक्सेस करेक्टली। अब हम फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जो सिलेक्शन हमारा होता है कि हमने अच्छे जीनोटाइप को सेलेक्ट कर रहे हैं, यह जनरली करेक्ट नहीं होता है क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पर अपना इफेक्ट शो कर सकता है और कोई फिनोटाइप इन्वायरमेंट की वजह से अच्छा हो सकता है, वहाँ पर जीनोटाइप पुअर हो सकता है और उस एनिमल को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके की गलतियां फिनोटाइप को देखकर हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं हेरिटेबिलिटी के कंसेप्ट की वजह से क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो देखते हैं हेरिटेबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं वह मोस्टली फिनोटिपिक डिफरेंसेस के बेसिस पर हम सिलेक्शन करते हैं। जो इंडिविजुअल फिनोटिपिकली अच्छा दिखता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और जो इंडिविजुअली फिनोटिपिकली पुअर दिखता है उस इंडिविजुअल को हम जनरली सेलेक्ट नहीं करते हैं। इफ द फिनोटाइप एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द जीनोटाइप द सिलेक्शन विल बी क्वाइट एक्यूरेट बट फिनोटाइप इज नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ जीनोटाइप। तो यहाँ पर हम फिनोटाइप के बेसिस पर सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यदि फिनोटाइप जीनोटाइप को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा सिलेक्शन एक्यूरेट होगा। लेकिन जनरली यह हमेशा यह केस नहीं होता है कि फिनोटाइप जीनोटाइप को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पर हेरिटेबिलिटी के कंसेप्ट को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हेरिटेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। देखते हैं हेरिटेबिलिटी क्या होता है। Heritability of a trait may be defined as the portion of phenotypic variation that is due to additive gene action। तो heritability phenotypic variation का वह पोर्शन है जो एडिटिव जीन एक्शन की वजह से होता है। और इन सारी चीज़ों को मैंने एक अलग से वीडियो में, हेरिटेबिलिटी के वीडियो में इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, हेरिटेबिलिटी के वीडियो को एक्सेस करके इन सारी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफली समझाना चाहूँगा कि हेरिटेबिलिटी की कंसेप्ट की वजह से क्या कुछ दिक्कतें आता है सिलेक्शन में। तो
हेरिटेबिलिटी यह है टोटल फिनोटाइपिक डिफरेंसेस में एडिटिव जीन एक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है, वह जो रेशियो होता है वह हेरिटेबिलिटी को बताता है। इफ मोस्ट ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएशन इज ड्यू टू इन्वायरमेंट, प्रोग्रेस फॉर सिलेक्शन विल बी स्लो। यदि जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट का होगा तो उस कंडीशन में हेरिटेबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में यदि हम सिलेक्शन करें तो सिलेक्शन हमारा पुअर होगा। दूसरी तरफ यदि जो फिनोटाइपिक वेरिएशंस है वह ज़्यादा एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है तो उस कंडीशन में हमारा हेरिटेबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा और जो हम सिलेक्शन करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। द हेरिटेबिलिटी वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर यह भी एक दिक्कत है कि यदि हेरिटेबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा है तो हम यह मानकर चलेंगे कि हमारा सिलेक्शन एक्यूरेट होगा, लेकिन हेरिटेबिलिटी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वह पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, टाइम टू टाइम, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो जैसे हमारा एक पॉपुलेशन है, यदि उसमें इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, यदि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए हम डिफरेंट इन्वायरमेंट देंगे, डिफरेंट फीडिंग शेड्यूल देंगे, डिफरेंट हैबिटेट देंगे, डिफरेंट हाउसिंग देंगे, तो उस कंडीशन में हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएशन काफ़ी बढ़ जाएगा और इस कंडीशन में हेरिटेबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हेरिटेबिलिटी का वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है यदि इन्वायरमेंटल कंडीशंस लगातार चेंज होते रहे। तो यह सारी दिक्कतें आती हैं सिलेक्शन करने के समय। हम किसी ट्रेट को हाई हेरिटेबल मानकर चलते हैं और इन्वायरमेंट की वजह से वह लो है, उसका लेवल कम भी हो सकता है। इसके बाद इनब्रीडिंग की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। इनब्रीडिंग फॉर इंस्टेंस इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और जब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा तो हेरिडिटरी वेरिएशंस जो होंगे पॉपुलेशन में वो घटते जाएंगे, और जब हेरिडिटरी जेनेटिक वेरिएशन घटेंगे पॉपुलेशन के अंदर तो जाहिर सी बात है कि हेरिटेबिलिटी की वैल्यू घट जाएगी। तो इनब्रीडिंग यदि किसी पॉपुलेशन में हो रहा है तो वहाँ पर हेरिटेबिलिटी घटेगा और उस कंडीशन में सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, phenotype or individual selection will be more effective in herd and for trait where the heritability is high। तो हम सिलेक्शन उस कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं यदि हेरिटेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो, हाई हो। Hence, knowledge of heritability of economic traits in livestock is essential for a breeder। तो हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट को जानना जरूरी है, और यह हेरिटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है यदि हमने इसको इग्नोर किया तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह टोटली फेल्ड हो सकता है। आगे देखते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में, रिग्रेशन टू मीन। इस बारे में देखते हैं कि इसकी वजह से किस प्रकार से हमारा जो सिलेक्शन है वह अफेक्टेड होता है। तो यह एक कंसेप्ट है कि जनरली जो ऑफस्प्रिंग आउटस्टैंडिंग पेरेंट के होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इलीट टाइप के जो पेरेंट होते हैं, उनके भी ऑफस्प्रिंग का जो वैल्यू होता है वो मीन की तरफ जाता है, यानी कि वो वैल्यू पॉपुलेशन मीन की तरफ बढ़ता है। इसे कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ेंगे। द ऑफस्प्रिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग पेरेंट्स ऑफन हैव ए टेंडेंसी टू रिग्रेस टुवर्ड द एवरेज ऑफ द ब्रीड फ्रॉम विच दे वेयर सेलेक्टेड। तो जो वैल्यू आउटस्टैंडिंग पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं पॉपुलेशन में, उनकी भी वैल्यू जनरली जो उनका एवरेज होता है वह पॉपुलेशन मीन की तरफ जाता है। दिस इज रेफर्ड टू एज गैल्टन लॉ ऑफ फिलियल रिग्रेशन। इस कंसेप्ट को कहा जाता है गैल्टन लॉ ऑफ फिलियल रिग्रेशन, और यह दो वजह से होता है। पहला वजह है कि हो सकता है कि जो आउटस्टैंडिंग पेरेंट्स है उसमें जो हाई परफॉर्मेंस उसका है वह कॉम्बिनेशन ऑफ जीन की वजह से है, हो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन की वजह से वो हाई परफॉर्मेंस दे रहा हो, और हम जानते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के समय ये सारे कॉम्बिनेशंस टूट जाते हैं और फिर से जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो नया कॉम्बिनेशंस बनता है। तो इसकी वजह से जो हो सकता है कि जो प्रोजेनी आए उसका परफॉर्मेंस अपने पेरेंट्स के जैसा ना हो। और दूसरा कारण है इन्वायरमेंट। हो सकता है
कि आउटस्टैंडिंग पेरेंट अच्छे इन्वायरमेंट में हो, जिसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस अच्छे हो, और जो प्रोजेनी है वो दूसरे इन्वायरमेंट में पाले जाए जहाँ जो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस उसका थोड़ा रिड्यूस कर जाएगा। दिस इज अनदर रीज़न वाई animals should be tested and selection should be made under condition similar to one in which their offspring are to be performed। तो इस वजह से कहा जाता है कि जनरली हमें यदि इस तरीके का कोई सिलेक्शन करना है तो उसका सिलेक्शन का इफेक्ट देखने के लिए हमें पेरेंट्स और प्रोजेनी दोनों को सिमिलर इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस सिलेक्शन के समय आ सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट डिस्कशन है, वह है टाइप ऑफ जीन एक्शन। तो जीन एक्शन किस टाइप का हो रहा है, इसकी वजह से भी हमारे सिलेक्शन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो जीन्स एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि जीन के कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से बने, वो एक जीन दूसरे जीन के साथ जनरली इंटरेक्ट करता है, और तब वह एक नेटवर्क बनाकर वो अपना ओवरऑल इफेक्ट शो करता है। तो इस वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से प्रोजेनी में जो फिनोटाइप आएगा या जो उनका परफॉर्मेंस आएगा वो अलग अलग हो सकता है। दिस मेक एक्यूरेट सिलेक्शन मोर डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से जो सिलेक्शन करना होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मान लें कि दो तरीके के जीन एक्शन हो रहे हैं। एक में तो डोमिनेंस कंडीशन है, फॉर इंस्टेंस व्हेन ए इज डोमिनेंट टू स्मॉल ए। तो ये इस डोमिनेंस कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस ये एक जैसे बिहेव करेंगे, फिनोटिपिकली एक जैसे दिखेंगे। तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हु हैव द सेम फिनोटाइप विल बी सेलेक्टेड विद इक्वल प्रेफरेंस। दोनों को इक्वल प्रेफरेंस के साथ सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि दोनों फिनोटिपिकली सिमिलर दिखेंगे। बट होमोजाइगस डोमिनेंट विल बी ब्रीड ट्रू। अब होमोजाइगस डोमिनेंट जो है वह हर गैमीट में सिर्फ कैपिटल ए देगा, जबकि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे वो अलग अलग तरीके के गैमिट बनाएंगे। तो इसकी वजह से हम जो प्रोजेनीज आएंगे उसमें परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस हमने यदि सेलेक्ट किया है तो हेट्रोजाइगस यदि हेट्रोजाइगस के साथ मेट करेगा तो 1/4 ऑफ द इंडिविजुअल जो होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव टाइप के आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम होगा। तो हमने फिनोटाइप अच्छे सेलेक्ट किए, लेकिन जो प्रोजेनी के परफॉर्मेंस होंगे वो कुछ प्रोजेनीज में परफॉर्मेंस काफ़ी कम भी हो सकते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन देखेंगे, बट इन केस ऑफ ओवर डोमिनेंस, यदि इससे पहले हमने डोमिनेंस का कंडीशन देखा था, यदि यह केस ओवर डोमिनेंस का है तो हेट्रोजाइगस विल प्रोड्यूस लार्जर इफेक्ट देन बोथ होमोजाइगस। सो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन सिलेक्शन विल नॉट प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट। तो यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है दोनों होमोजाइगस कंडीशन से। तो यहाँ पर यदि हमने हेट्रोजाइगस को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस के बीच में मीटिंग जब होंगे तो उसमें 50% तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स बनेंगे और जो 25% है वो होमोजाइगस डोमिनेंट बनेगा और 25% होमोजाइगस रिसेसिव बनेंगे। इन दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की जो परफॉर्मेंस होंगे वो हेट्रोजाइगस से कम होगा। तो यहाँ जो सिलेक्शन होगा वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ओनली क्रॉसिंग ऑफ एप्रोप्रिएट इनब्रीड लाइन्स विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। यहाँ पर यदि हमने एक लाइन होमोजाइगस डोमिनेंट का बना लिया और दूसरा लाइन होमोजाइगस रिसेसिव का बना लिया, उनके बीच में यदि हम क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगस तरीके के आएंगे। तभी हर इंडिविजुअल जो तब हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सारे के सारे अच्छे परफॉर्मेंस शो करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस सिलेक्शन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि कोरिलेशन की वजह से किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं सिलेक्शन के समय। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोरिलेशन के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसमें
काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है कोरिलेशन क्या है, ये ट्रेड के बीच में जब पाया जाता है तो उसे किस प्रकार से समझा जाए। तो यहाँ बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगा, आप उन वीडियोस को देखकर इस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो ट्रेड होते हैं वो दो तरीके से कोरिलेटेड हो सकते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो सकते हैं या फिर निगेटिवली कोरिलेटेड हो सकते हैं। पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहने का मतलब है कि यदि एक ट्रेड में इम्प्रूवमेंट आएगा तो दूसरे ट्रेड में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। निगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि एक ट्रेड इम्प्रूव होगा तो दूसरा ट्रेड में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, दूसरा ट्रेड डिटेरियोरेट होगा। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव कोरिलेशन और निगेटिव कोरिलेशन को समझा जाता है। जनरली जब दो ट्रेड के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो सिलेक्शन करना आसान होता है। एक ट्रेड में हम जब सिलेक्शन करते हैं तो बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट होता है और दूसरा ट्रेड भी इंप्रूव करता रहता है। जब दो ट्रेड के बीच में निगेटिव कोरिलेशन होता है तो फिर उस कंडीशन में दिक्कतें आती हैं। एक ट्रेड को इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जब एक ट्रेड को इम्प्रूव करते हैं तो दूसरा ट्रेड जो होता है वह हमारा डिटेरियोरेट होता जाता है। तो इस वजह से कोरिलेशन, डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में किस प्रकार का कोरिलेशन है, इसे समझना काफ़ी आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। तो आगे आने वाले लेक्चर में मैं इनब्रीडिंग को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनब्रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्ड यूनिट के अंदर। तो इस सिलेक्शन के बाद हो सकता है कि मैं मीटिंग सिस्टम में इनब्रीडिंग को डिस्कस करूं, वहां पर इनब्रीडिंग के कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझाया जाएगा। यहाँ पर ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जब इनब्रीडिंग होता है, इनब्रीडिंग कहने का तात्पर्य है कि मीटिंग अमॉन्ग रिलेटिव, यानी आपस में रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में जब मीटिंग होता है तो जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आते हैं, उसमें फिटनेस ट्रेट और वीगर ट्रेट जो होते हैं वो यूजुअली डिक्लाइन करते हैं, उसमें डिटेरियोरेशन होता है। तो इस चीज़ को इनब्रीडिंग डिप्रेशन जनरली बोला जाता है, ये इनब्रीडिंग की वजह से आता है। तो इसके वजह से जो परफॉर्मेंस है, यदि आप जिस पॉपुलेशन में काम कर रहे हैं वहाँ इनब्रीडिंग हो रहा है तो आप यदि सिलेक्शन भी करोगे तब भी उसका जो इम्पैक्ट है मेनली फिटनेस ट्रेट और विगर ट्रेट के ऊपर जनरली देखने को नहीं मिलता है। ब्रीडर देयरफॉर हेजिटेट टू प्रैक्टिस इन ब्रीडिंग। इस वजह से जनरली ब्रीडर जो होते हैं वो अपने हर्ड में इन ब्रीडिंग को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाउएवर इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस इन ब्रीडिंग in order to induce gene segregation and to fix desirable gene combination। लेकिन कई कंडीशंस में हमें इनब्रीडिंग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे कि यदि हमें एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाने हैं, एलील्स की कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उस कंडीशन में हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा होमोजाइगस डोमिनेंट का, एक लाइन होमोजाइगस रिसेसिव का बनाना पड़ेगा। तो इसकी, और ये जो लाइन बनाए जाते हैं ये इनब्रीडिंग की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो हमें इनब्रीडिंग तो यूज करना ही करना होगा। और इनब्रीडिंग जब हम यूज करेंगे लाइन बनाने के लिए तो जो फिटनेस ट्रेट और विगर ट्रेट है उसमें यदि हम सिलेक्शन करके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए लाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जब हम सिलेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार के जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस जनरली देखने को मिलते हैं। अगली वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे। और यदि इस वीडियो में बनाए गए कंसेप्ट में किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।